वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन अगस्त 1914। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन क्या था? इट वॉज अ टेरिबल वॉर। टेरिबल मतलब बहुत गंदी, टेरिबल मतलब बहुत गंदी, बहुत ज़बरदस्त वॉर हुआ था जिसमें सेवरल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इन्वॉल्व। बहुत सारे नेशंस उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे। द वर्ल्ड वॉर यूरोप से स्टार्ट हुआ व्हेन द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी नेशंस इंडस्ट्रीज वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलाइज थे, मतलब सेटअप अच्छे से इंडस्ट्री सेटअप थी वहाँ पर, बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर्स पावर्स। वो एक दूसरे से जलने लगे, उनकी पावर से जलने लगे। ईच कंट्री वांटेड इट्स ओन एम्पायर टू ग्रो। हर कंट्री चाहती थी सिर्फ उसी का बिजनेस ग्रो हो और दूसरे का बिजनेस ग्रो ना हो। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड और वुंडेड। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड और अदर पीपल वर किल्ड, और बहुत सारे सोल्जर्स मर गए और काफ़ियों को चोट भी लगी। सिटीज़ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ पर फूड की खतरनाक शॉर्टेज हो गई। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ पीस, कुछ सालों बाद पीस तो आया, लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर टू ब्रेक हो गया। क्या ब्रेक हो गया? वर्ल्ड वॉर इन सितंबर 1939। तो ये 1914 में शुरू हुआ था, बहुत सालों तक ये चला है। एक साल की लड़ाई नहीं थी, ये बहुत सालों तक चलती। जब सारे शहर तक के टूट चुके तब तक दूसरा वॉर वापस शुरू हो गया, जो 1930। इट एंडेड इन 1945। बाप रे, 39, 40, 41, 42, 44, 7 साल और चला। तब यूएसए ने क्या करे, एटॉमिक बॉम्ब्स भी डाल दिए टू जापानीज सिटीज़ पे। एटॉमिक बॉम्ब्स बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत खतरनाक। इसने जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक दिए यूएसए ने 2 जापानीज सिटीज़ जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक दिए। देयर लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज़ इन वर्ल्ड वॉर 2 वॉज मच ग्रेटर दैन द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो इतने लोग मरे, लॉस ऑफ लाइफ मतलब बहुत सारे लोग मरे और खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुआ, खतरनाक डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड वॉर 1 से भी बहुत ज़्यादा। द फॉर्मेशन ऑफ द UN आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर टू फाइंड वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर्स इन फ्यूचर। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर, अब उनको लगा था फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, तो सारे नेशंस मिल गए। द ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ, और मिजरी मतलब इतने जो लोग उदास हुए, ऑफ द 2 वॉर्स हैड मेड देम वाइजर, उनको स्मार्ट बना दिया गया था। बुक खोलो, सामने करा हुआ दिखाओ, हैव मेड देम वाइजर। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स द यूनाइटेड नेशंस वॉज बॉर्न इन द ईयर 1940। इसलिए यूएन बना था। यूएन क्यों बना था? ताकि आगे जाकर कोई भी नेशंस के बीच में वॉर ना हो और सबके बीच में पीस ट्रीटी हो, मतलब सब पीस से रहें। अ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे कॉल्ड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, उसे हम कहते हैं चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वॉज मेड एट अ कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पर ये हुई थी। इट वॉज साइन बाई 50 मेंबर कंट्रीज ऑन 24 अक्टूबर 1945। 50 मेंबर कंट्रीज थे उसके अंदर। कितने मेंबर कंट्रीज थे? 50। टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड। तब तो सिर्फ कितने थे? 50 थे, पर आज 193 कंट्रीज है। साउथ सुडान इज द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूएन। साउथ सुडान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 9 जुलाई 2011। हर किसी पे कोई ना कोई राज करता ही था। ये लोग भी 9 जुलाई 2011 को इंडिपेंडेंट हुए, उससे पहले ये भी किसी और के अंडर राज में थे। तो साउथ सुडान, तो ये सबको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़ेगी नहीं, इसलिए आज 193 जो कंट्रीज हैं ये इसके रूल्स को फॉलो करती हैं, कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता। एम्स ऑफ द यूएन, अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द यूएन, इट्स एम्स आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्यों ये यूएन बना, ये क्या काम करता है? ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हो। क्या हो? पीस और सिक्योरिटी। क्या हो? पीस और सिक्योरिटी। द मेन एम ऑफ द यूएन इज टू प्रिवेंट वॉर। इसका काम है कि वो वॉर को प्रिवेंट करे। डिस्प्यूट्स आर डिस्कस्ड एट द मीटिंग्स। at the meetings and efforts are made to find peaceful solutions। तो मेन एम ऑफ यूएन है कि वो वॉर को प्रिवेंट करे। डिस्प्यूट्स आर डिस्कस्ड एट द मीटिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्प्यूट मतलब प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई झगड़ा है तो हम उसे डिस्प्यूट कहते हैं।
तो वो झगड़ा उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है और सब ये एफर्ट्स लेते हैं कि वहाँ पर जो भी सोल्यूशन निकले वो बहुत पीसफुल निकले। क्या निकले? पीसफुल निकले। समटाइम्स व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ वॉर between two nations, sometimes when there is danger of war between two nations, the UN sends a military force called the peacekeeping force to prevent the war. जब वहाँ पर danger of war है, क्या है? when there is danger of war between two nations, जब अगर उनको खतरा लगता है कि दो नेशन के बीच में लड़ाई होने वाली है दो नेशन के बीच में लड़ाई होने वाली है, the UN sends a military force called the peacekeeping force. तो यूएन क्या करती है? एक मिलिट्री फोर्स भेज देती है और उस मिलिट्री फोर्स का ये काम होता है कि वो दोनों देशों को झगड़ा ना करने दे और दोनों के बीच में पीस को मेंटेन करके रखे। अगर उनको लगता है कि दो नेशंस में झगड़ा हो सकता है तो यूएन अपनी तरफ से, जो ये लोग ने पूरी यूएन बनाई है, एक वहाँ की मिलिट्री फोर्स जाती है और दोनों को झगड़ा नहीं करने देती, दोनों के बीच में आ जाती है। यूएन चाहती है कि यहाँ पर इंटरनेशनल पीस बना रहे, सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी सिक्योरिटी बनी रहे, जो भी डिस्प्यूट है वो उसको सॉल्व कर लें। अगर वॉर हो तो वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। दोनों नेशन के बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। टू एंकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। एंकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स मतलब रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स मतलब सारे के सबके ह्यूमन राइट्स जो हैं, किसी कोई भी अपना राइट ना खोए, सबको इक्वल राइट्स मिले और द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, और सबकी फ्रीडम जो है वो मेंटेन रहे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर अपहेल्ड इन द कंट्री। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कुल का आ जाना चाहिए उसको 100%। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट, सबको ये सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंफर्म करें। इंश्योर मतलब ये गारंटी दे कि किसी के भी राइट्स जो है वो ख़राब ना हो, सबके राइट्स जो है वो अपहेल्ड हों। क्या हो? अपहेल्ड मतलब हर किसी को अपना राइट मिले। अपहेल्ड मतलब किसी के साथ गलत ना हो, सब बड़े कोई कम ना हो। अपहेल्ड मतलब सबको अपनी ही सुरक्षा, अपने राइट्स मिले। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। It believes that the world can have lasting peace only when all the nations of the world achieve progress and development. ऐसा माना जाता है कि lasting peace कब होगा? When all the nations of the world achieve progress. खाली अपनी ही progress नहीं देखनी, हर किसी की progress देखनी है, हर किसी का development देखना है। Therefore it expects the richer nations to help the poorer countries improve their living conditions. तो रिचर नेशन का ये काम होता है कि वो पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करे ताकि वो अपने लिविंग कंडीशन को और सुधार ले। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन दीज कंट्रीज। तो यूएन ये भी हेल्प करता है कि रिच कंट्री है अगर, तो यूएन कोशिश करता है कि वो पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करे और एजुकेशन की भी हेल्प करे, क्योंकि जो कंट्री पढ़ेगी लिखेगी अच्छा वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। टू फाइट डिजीजेस, अगर कोई बीमारी से कोविड ऐसे कोई न्यूमोनिया या ऐसे कोई बीमारी है पूरे कंट्री में फैल रही है तो डिजीज़ को फाइट करेंगे और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना तो कुछ है ही नहीं। द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन, मैम पूछे यूएन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? यूएन चाहता है दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर इक्वल, कोई भी ऊपर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, चाहे वो कितना भी डेवलप्ड हो चाहे वो कितना भी अंडर डेवलप्ड हो, यूएन के हिसाब से सब सेम है। क्या है? सब सेम। ऑल कंट्रीज दैट आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन मस्ट ओबे द चार्टर। ऑल द कंट्रीज दैट आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन, जितनी भी कंट्रीज यूएन के मेंबर्स हैं उन सबको जो रूल्स हैं, जो चार्टर बनाया था उन्होंने, वो सबको चार्टर फॉलो करना पड़ेगा। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा अगर दोनों कंट्री में डिस्प्यूट हुआ। ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस मतलब लड़ाई हुई, दोनों के मन में कोई बात आई तो वो प्यार से पीसफुल मीन्स से सेटल होगा, लड़ाई नहीं होगी। द यूएन विल नॉट इंटरफियर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। डोमेस्टिक मतलब जो रोज़ अपने काम कर रहे हैं, कंट्री चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें यूएन का कोई मतलब नहीं। बस यूएन का ये मतलब है कि दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई डिफरेंस हुआ तो वो उसको प्यार से सेटल करेंगे, चाहे कोई कितना भी डेवलप्ड हो, चाहे वो कोई कितनी भी कम गरीब कंट्री हो, चाहे जो कितना भी अमीर कंट्री हो, सब में सब इक्वल है यूएन के आगे और सबको यूएन का चार्टर फॉलो करना पड़ेगा। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है और सबको अपने डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस पीसफुल मीन से करना पड़ेंगे और यूएन किसी के भी डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। यूएन बनता कैसे? व्हाट इज यूएन? यूएन हम कब से कर रहे हैं? तो यूएन हैज 6 डिफरेंट ऑर्गन्स।
और बॉडीज दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। यूएन के 6 अलग अलग बॉडीज होती हैं। पहली है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। Fast, good, come on, be first. Let us study in brief the working and responsibilities of the UN. The General Assembly is the main organ of the UN. UN. General Assembly is the Main organ of the UN. मैम पूछेगी मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन क्या है? General Assembly. इट इज मेड अप ऑफ ऑल 193 मेंबर कंट्रीज। पूरे 193 मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। ईच कंट्री हैज़ 1 वोट। हर कंट्री का 1 वोट होता है और जनरल असेंबली साल में 1 बार होती है। इट मीट्स एवरी ईयर। डिस्कशंस ऑन ऑल द एक्शंस ऑफ द यूएन आर हेल्ड इन द जनरल असेंबली। सारे डिस्कशंस किए जाते हैं। इट मीट्स एवरी ईयर, हर साल वो मिलते हैं और सारे डिस्कशंस चलते हैं यूएन में, जनरल असेंबली। एवरी मेंबर कंट्री कैन पुट फॉरवर्ड इट्स आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। हर कंट्री अपनी आइडिया और ओपिनियन आगे रख सकती है। बेस्ड ऑन द डिस्कशंस डिसीजंस आर टेकन ऑन व्हाट एक्शन शुड बी। डिस्कशन के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि हमें क्या करना है। मेंबर्स डिसाइड रूटीन मैटर्स विद अ सिंपल मेजॉरिटी वोट। सिंपल है, जितनी मेजॉरिटी होती है वही रूल बन जाता है। रूटीन के डिसीजन लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 आपको पता है ना, मतलब 2/3 अगर मानो 90 लोग हैं, कितने हैं? 90। 3 1 जा 3 3 जा 30 60 लोग अग्री करने चाहिए। तो मेजॉरिटी कब तब बनती है जब 2/3 ऑफ द लोग अग्री करते हैं। क्या करते हैं? 2/3। हाउएवर इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द मेंबर नेशंस टू फॉलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है, उन्होंने रूल बना लिया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है इस तरीके से डिस्प्यूट सॉल्व होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि कोई उसको फॉलो करे। उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन है, सिर्फ बताया जा रहा है कि आप ये कर सकते हो ताकि पीसफुल से आपका मैटर सॉल्व हो जाए। अब आया सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है। ये कौन सा ऑर्गन था? मेन ऑर्गन था जनरल असेंबली। ये पावरफुल ऑर्गन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो देखता है कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड फॉर रिस्टोरिंग पीस इफ़ अ वॉर ब्रेक्स आउट। अगर वॉर ब्रेक हो जाता है तो भी इसका काम है कि ये वहाँ पर कोशिश करे जितना पीस ये ला सकता है। द काउंसिल मीट्स वेन एवर देर इज़ अ थ्रेट ऑफ टू पीस। अब ये लोग कब मिलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल? ये तो 1 साल में 1 बार मिलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जब वापस बार बार मिलती है जब उनको लगता है 2 कंट्रीज के बीच में कोई थ्रेट है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब ये लोग मिल जाते हैं। इट मे ऑल्सो मीट इफ अ नेशन हैज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर नेशन। अगर एक नेशन को दूसरे नेशन से प्रॉब्लम है तब भी ये लोग तुरंत मिल जाते हैं। ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजंस। और सब मेंबर कंट्रीज को उनके जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं सबको कंपलसरी यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। जबकि जनरल असेंबली में ऐसा नहीं होता। इट इज़ देयर चॉइस, देखिए वो लोग को फॉलो करना है कि नहीं करना। बट सिक्योरिटी काउंसिल में इट इज़ कंपलसरी। इट इज द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर्स, 5 ऑफ देम हैव परमानेंट सीट। टोटल 15 लोग होते हैं जिसमें से 5 तो परमानेंट है। 5 तो परमानेंट है। दीज आर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। कौन है? यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। These 2 permanent members have the power to veto or overrule any majority resolution. Veto power होती है मतलब ये 5 कंट्रीज के पास ये पावर है कि वीटो पावर अपनी यूज़ कर सके। क्या कर सके? वीटो पावर यूज। और ओवररूल एनी मेजॉरिटी रेजोल्यूशन। मानो अगर मेजॉरिटी आ गई, मेजॉरिटी ने इसका साथ दिया, तब भी ये उस साथ को बदल सकते हैं क्योंकि इनका वीटो पावर है। क्या है वीटो पावर? मतलब ये मेजॉरिटी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच फॉर 2 years। तो ये तो परमानेंट है, ये तो परमानेंट। और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं। द सेक्रेटेरिएट, द पीपल हु वर्क इन द यूएन, दैट इज द स्टाफ मेंबर्स। द पीपल हु वर्क इन द यूएन, दैट इज द स्टाफ मेंबर्स। फॉर्म द सेक्रेटेरिएट। फॉर्म द सेक्रेटेरिएट। द पीपल हु वर्क इन द यूएन, द पीपल who work in the UN, दैट इज द स्टाफ मेंबर्स। उसके सारे स्टाफ जो मेंबर्स है वो सेक्रेटेरिएट को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो सेक्रेटेरिएट किससे बनती है? सारे स्टाफ मेंबर्स से। इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन। इट कैरीज आउट द day-to-day work of the UN. द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द सेक्रेटरी जनरल। द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द Secretary General.
द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द सेक्रेटरी General. उसका हेड कौन है सेक्रेटरी जनरल ही और शी कैरीज आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन ही और शी कैरीज सेक्रेटरी जनरल जो बहुत पावरफुल होता है क्या होता है Powerful. इसके स्टाफ मेंबर्स के सारे डिसीजंस यही लेता है ठीक है ये डिसीजंस कैरी आउट करता है द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इज अ पावरफुल पर्सन जिनकी काउंसिल है पूरी क्या है Council है पूरी. द पीपल हु वर्क इन द UN दैट इज द स्टाफ मेंबर्स फॉर्म द सेक्रेटेरिएट मैम पूछेगी हु फॉर्म्स द सेक्रेटेरिएट द पीपल हु वर्क इन द UN. उनके स्टाफ मेंबर्स जो हैं जिस वो करते हैं द सेक्रेटेरिएट जनरल इज चोजन फॉर 5 years कितने साल के लिए चूज किया जाता For है 5 years. बाय द जनरल असेंबली ये वाली असेंबली होती है क्या होती है ये वाली assembly. ये क्या करती है 5 years के लिए सेक्रेटरी जनरल को चूज करती है क्या करती है Secretary इसको General को choose द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस अज्यूम द पोस्ट ऑन 1st January 2017 बहुत बढ़िया स्टॉप पॉज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम होता है जनरल असेंबली हमने देख ली जिसमें सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी अपनी राय देते हैं मानना ना मानना सब कंट्री के ऊपर है सिक्योरिटी काउंसिल तब आती है फोर्स में जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है और उनको उनकी बात माननी ही पड़ती है क्या करनी पड़ती है इसमें 15 परमानेंट मेंबर्स से ये बनती है किससे बनती है 15 permanent members. नहीं 15 मेंबर्स होते हैं इसमें जिसमें 5 permanent होते हैं और वो है बाकी चीज़ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस रशिया और China. चाइना और इनके पास वीटो पावर होती है ताकि वो ओवर रूल कर दे कोई भी मेजोरिटी रेजोल्यूशन को और बाकी 10 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए क्या किए जाते हैं जो दो फिर आती है सेक्रेटेरिएट बनती है इन्हीं स्टाफ मेंबर्स से इनके स्टाफ तो यहाँ पर काम करते हैं इन्हें सेक्रेटेरिएट कहते हैं और ये रोज़ का जो रूटीन का वर्क है जैसे स्कूल का भी स्टाफ करता है रूटीन का वर्क करते रूटीन का वर्क करते हैं। इनका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल जो बहुत पावरफुल होता है इसको 5 साल के लिए चुना जाता है और इसको कौन चुनता है यही जनरल असेंबली के लोग और अभी जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस जो 1 जनवरी को आया था तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 जनवरी को फर्स्ट जनवरी 2023 में ये चेंज होएगा 5 साल इसको पूरे हो जाएंगे अब आएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये जनरल असेंबली के अंडर में वर्क करती है क्या करती है जनरल असेंबली. इसका काम क्या होता है इट लुक्स आफ्टर दोज प्रोग्राम्स ऑफ द UN विच प्रोवाइड हेल्प टू द डेवलपिंग अब हमने कहा था ना कि UN लोगों को हेल्प करती है तो कौन हेल्प करेगा तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बना रखा है इसके अलग मेंबर्स हैं क्या हैं अलग ये हेल्प करते हैं क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं जो नेशंस अभी डेवलप होना चाहते हैं अभी उनको इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है तो ये इन सबको हेल्प करते हैं और वही इनके प्रोग्राम्स के आगे लुक आफ्टर करते हैं उनकी एजुकेशन उनकी हेल्थ उनका कल्चर वो उनको हेल्प करते हैं और भी एजेंसीज होती हैं जो वर्क करती हैं इनमें से जो सबसे पुअर नेशंस होते हैं नीडी नेशंस होते हैं क्या होते हैं पुअर और सबकी हेल्प करती है फिर आता है स्पेशल एजेंसीज मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द UN इज कैरिड आउट बाय स्पेशल एजेंसीज अब कुछ स्पेशल एजेंसीज UN ने अलग अलग बना रखी है क्या बना रखी है अलग अलग एक होती है जो सिर्फ फूड की हेल्प करती है हेल्थ की हेल्प करती है एजुकेशन की हेल्प करती है एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसकी हेल्प करती है और एग्रीकल्चर की हेल्प करती है मेंबर कंट्रीज पे फॉर द वर्क ऑफ दीज एजेंसीज अगर मेंबर कंट्रीज कोई काम इनसे करवाते हैं तो उनको इनका पैसा भी देना पड़ता है उनको इसका पैसा भी देना पड़ता है मेंबर कंट्रीज हैव टू पे फॉर द स्पेशल एजेंसीज उनको उनकी हेल्प लेने के लिए इनको पे करना पड़ता है द रिचर द नेशन द मोर इट पेस और ऐसा होता है अगर गरीब नेशन है तो उसको थोड़े कम देने पड़ते हैं अमीर देश को और ज़्यादा पे करने पड़ते हैं अब देखो ये कौन कौन से प्रोग्राम्स और क्या क्या इनकी एम है पहला एम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड क्या है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन तो नाम ही बता रहा है कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में चिल्ड्रन बच्चों की अच्छाई के लिए काम करते हैं तो ये क्या करता है ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू इंश्योर दैट बच्चों को फूड हेल्थ और एजुकेशन नीड्स की कमी ना हो क्या ना हो फूड हेल्थ और एजुकेशन तो यूनिसेफ ये स्पेशल क्या है प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड क्या है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये खुद ही बता रहा है 1946 में ये बनाई गई थी एस्टैब्लिश हुई थी इसका एम था कि नेशंस को एंकरेज करे टू वर्क टुगेदर
इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, साइंस। फिर नेशंस की हेल्प करता है, ये तो बच्चों की करता था, ये पूरे कंट्री की, नेशन की हेल्प करता है ताकि वो एजुकेशन में अच्छा करे, साइंस में अच्छा करे और कल्चर में अच्छा ये वर्ड एजुकेशन, साइंस और कल्चर क्या ये एजुकेट करता है लोगों को, कैसे आपको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी चाहिए, कैसे आपको फार्मिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे आपको अपनी साइंटिफिक नॉलेज बढ़ानी चाहिए, कैसे आपको टीचर्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे आपको कल्चरल एक्सचेंज स्टूडेंट्स का करना चाहिए ताकि दो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में बच्चों को उनका नॉलेज आ जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का काम है, 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका एम था तो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में लोगों की सिर्फ हेल्थ को इम्प्रूव करना, वर्ड ही बता रहा है हेल्थ। इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर्स, किसको ये हेल्थ ट्रेनिंग देती है? हेल्थ वर्कर्स को, टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस सच एज मलेरिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एंड एड्स। तो इसका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करती है हेल्थ वर्कर्स, मतलब जो लोग काम करते हैं लोगों के लिए, क्या उनको सिखा देती है कि टीबी कैसे इरेडिकेट करना है, पूरी कंट्री में से टीबी, एड्स, मलेरिया इनको कैसे निकालना है। ये प्रोमोट करती है, प्रोमोट मतलब बढ़ावा देती है कि लोग कि वो रिसर्च करें हेल्थ और हर कंट्री को अपनी हेल्थ और मेडिसिन में बहुत रोज़ रिसर्च करनी चाहिए, नए नए फंडे निकालने चाहिए, मेहनत करके नई चीज़ें आनी चाहिए, इसे रिसर्च कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, जैसे अभी यहाँ पर एपिडेमिक होता है, ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में होती है, जैसे कोरोना, इट वॉज एन एपिडेमिक, इट वॉज क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। तो इनके बारे में बताता है कि एपिडेमिक ब्रोक होने वाला है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है वो बहुत सीरियस होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड ही बता रहा है, फूड का मतलब फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ये चाहता है कि कोई भी देश का, कोई भी पूरे कंट्री में भूख से ना मरे। एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड शुड हैव फूड। इट हेल्प्स नेशंस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, वो हेल्प करता है हर नेशन को कि अपना खाना बढ़ाओ। इट प्रोवाइड्स देम विद द हेल्प इन गेटिंग बेटर सीड्स, उनको अच्छी सीड्स में मदद करता है। क्रॉप्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। एनिमल्स को कोई बीमारियां ना हो जाएं, क्रॉप्स को कोई बीमारियां ना हो जाएं, इन सबको वो हेल्प करता है। इरिगेशन, पानी की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। ऑयल को और संभालने के लिए लोगों को बोलता है, कंजर्व मतलब बचाओ, और फॉरेस्ट को बचाओ, इसको इम्प्रूव करने के लिए कहता है। इट वार्न्स ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड अरेंजेस फूड फॉर पीपल सफरिंग ड्यूरिंग सच टाइम्स। इट वार्न्स फूड शॉर्टेजेस, फूड शॉर्टेज मतलब दोनों के बीच में कोई शॉर्टेज हो ही ना, फॉर पीपल सफरिंग ड्यूरिंग सच आइटम्स। अभी कब जब सब टाइम्स में लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो ये चाहता है कि किसी को भी फूड की शॉर्टेज ना हो, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तब इन सबकी हेल्प करने आ जाती है। सेकेंड इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द एम ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्किंग क्लास। लेबर मतलब जो काम करते हैं, नौकर होते हैं हमारे। तो ये चाहती है, क्या हो गया, काम करो, काम करो, पीछे के फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग्स, नोटबुक के आंसर्स बहुत काम है। पॉज, थप्पड़ स्टार्ट। ठीक है, वर्किंग क्लास के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन। द यूएन हैज ट्राइड टू प्रिवेंट टेंशन और वॉर बिटवीन कंट्रीज। तो हम पढ़ते आए हैं कि ये चाहता ही नहीं है कि दो कंट्री के बीच में टेंशन हो, या ये चाहता ही नहीं कि दो कंट्री के बीच में वॉर हो। इट हैज़ बीन लार्जली सक्सेसफुल इन इट्स एफर्ट्स, और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड मेनी अदर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो बिगर, मेनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द यूएन। ये सब कंट्रीज़ में, इंडिया और पाकिस्तान में सब में लफड़े हुए थे, इंडिया और इराक में हुए थे, इसराइल और पैलेस्टाइन में हुए थे, नॉर्थ और साउथ कोरिया में हुए थे, लेकिन इनको ग्रो नहीं करने दिया बिकॉज एफर्ट्स यूएन के बहुत ज़्यादा थे कि इनके झगड़ों को, इन्होंने डिस्प्यूट को वहीं पर सॉल्व कर दिया। द यूएन हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द आर्म्स कंट्रोल, कि कोई भी जब देखो किसी पे गोलीबारी नहीं चला देगा, जब देखो किसी पे कुछ नहीं कर देगा। स्पेशली इन प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर में हीरो जब जापान में यूएस ने फेंका था तो इतने सालों तक वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए थे वो लूले लंगड़े पैदा हुए थे। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को तबाह कर देते हैं। एक जनरेशन जब मर गई वो नहीं, आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर देते हैं। तो वो ना चाहती नहीं है कि ये लोग अपने आर्म्स को यूज़ करें, तो ये सब पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है? सब पर ये अचीवमेंट है यूएन का। द यूएन हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल
इन इट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी से लड़ने में सब काफ़ी देशों की मदद करी है, डिजीज से लड़ने की मदद करी, और इलिटरेसी, अनपढ़ लोगों को भी इन्होंने पढ़ाया है। इट हैज़ ऑल्सो अचीव सक्सेस इन इम्प्रूविंग कल्चरल कोऑपरेशन, अलग अलग कल्चर्स, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको मिलकर चलना इन्होंने सिखाया। However, people in the developing world feel that UN does not understand the problems of the developing nations very well. लेकिन अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कई बार कि UN नहीं समझता, it is therefore unable to solve their, इसलिए वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उनकी तकलीफ ही नहीं समझता। It could not prevent the invasion of Iraq by American-led armed forces in 2003. 2003 में क्या हुआ था? इन्वेजन ऑफ इराक बाय American-led armed, अमेरिका के आर्म फोर्सेस इराक के अंदर घुस गए थे। क्या कर रहे थे? अमेरिका के आर्म फोर्सेस नॉट पुट एन एंड टू द वॉर, तो ये रोक ही नहीं पाए, अमेरिका वालों को रोक ही नहीं पाए जब वो इराक के अंदर घुस गए थे वॉर के लिए। क्या नहीं कर पाए थे? रोक ही नहीं पाए। नॉट दे पुट एन एंड टू द वॉर इन दारफुर सुडान, सुडान में भी एक वॉर हुई थी, उसमें इन लोग कुछ कर ही नहीं पाए। सम पीपल हैव ऑल्सो क्वेश्चन द वीटो पावर एंजॉयड बाय द 5 परमानेंट नेशंस ऑफ द, कोई नेशंस जैसे कौन सी चाइना थी, यूएस थी, इनको तो मजे हैं, तो वीटो पावर है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर है, इसमें मेजॉरिटी का डिसीजन भी कैंसिल कर देते हैं। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन, इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द यूएन सिंस इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। इट हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, इंडिया हमेशा पीस चाहता है एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूएन्स एफर्ट फॉर द वर्ल्ड पीस, और इंडिया का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमेशा पीस ही चाहता है। सम ऑफ द मेन अचीवमेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। India armed forces have been used as peacekeeping forces in the Middle East. Indian armed forces have been used as peacekeeping forces. इंडिया की जो आर्म फोर्सेज है उनका नाम ही पीस कीपिंग है क्योंकि वो लड़ाई झगड़े नहीं करते, और इंडिया की आर्म फोर्सेज कई जगह पर मिडल ईस्ट, साइप्रस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सूडान में गई हुई हैं और वहाँ पर एज अ पीस कीपिंग फोर्स उन्होंने 2 नेशन को लड़ने नहीं दिया है। India is not a permanent member of the UN Security Council. However, India has been elected several times for the seat in the Security Council. Select होते ना 2 साल के लोग यहाँ पर, हम परमानेंट नहीं है पर हमें बार बार सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन 1984, 85 and 1991 and 90, India played a very prominent role, मतलब important role in putting forward the concerns of the developing countries at the UN nations. इंडिया ने बहुत important prominent मतलब important role play किया है in putting forward the concerns of the developing country, concern मतलब problems of the developing countries। इंडिया ने हेल्प करा है कि इनकी प्रॉब्लम वो ढंग से समझाए यूएन को। क्या करें? इंडिया ने एक्टिवली अपोज किया द पॉलिसी ऑफ कंसिडरिंग ब्लैक्स एज इन्फीरियर टू वाइट इन साउथ अफ्रीका। इंडिया ने मुंह से बोला है कि तुम क्या ब्लैक को इन्फीरियर मानते रहते हो और वाइट्स को सुपीरियर मानते हो, सब बहुत गलत है। दिस पॉलिसी इन्होंने अपार्थी दी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। Finally, due to the pressures of the UNs and countries like India, apartheid was abolished in South, हमने करा था ना, किसने करा था? करा था ना, तुम्हें आया था किसने ये ब्लैक्स और वाइट्स को बैन किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने, और इंडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था टू अबॉलिश इट इन साउथ अफ्रीका। इंडिया एस्टैब्लिश रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका ओनली आफ्टर दिस, और फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस बने क्योंकि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया था। तुम काले हो तो क्या हुआ, तुम्हारे अपने राइट्स तुम्हें मिलने चाहिए, शक्ल और कलर से कुछ नहीं होता। हर लिविंग बीन इस प्लैनेट के ऊपर, हर लिविंग बीन इस प्लैनेट के ऊपर हैज़ द राइट, चाहे गोरा, काला, मोटा, छोटा, पतला, जो भी है उसको उसका राइट मिलना चाहिए। Many Indians are working in the UN agencies. India has also received help from time to time from the agencies for its development programs. So,